नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। 1786 से 1793 तक का समय। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके सामने प्रमुख कार्य एक संतोषजनक भूमि कर व्यवस्था स्थापित करना, एक कार्य सक्षम न्याय व्यवस्था स्थापित करना और कंपनी के व्यापार विभाग का पुनर्गठन करना था। उसने जिस शासन व्यवस्था का गठन किया वह 1858 तक चलती रही। कॉर्नवालिस के द्वारा कुछ न्यायिक सुधार किए गए, उनके बारे में जान लेते हैं। कॉर्नवालिस का सर्वप्रथम कार्य जिले की समस्त शक्तियों को कलेक्टरों के हाथों में केंद्रित करना था। 1787 में उसने जिलों में कार्यवाहक कलेक्टरों की दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया। इसके अलावा उन्हें कुछ फौजदारी अधिकार और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने की शक्ति भी प्रदान कर दी। भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर दी गईं। इन अदालतों के स्थान पर 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए भ्रमण करने वाली न्यायालय स्थापित किए गए। इन न्यायालयों के अध्यक्ष यूरोपीय लोग ही होते थे। काजी और मुफ्ती इनकी सहायता करते थे। ये न्यायालय जिलों का दौरा करने के साथ साथ नगर दंड नायकों यानी कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा निर्देशित फौजदारी मामलों को भी निपटाते थे। मुर्शिदाबाद में स्थित सदर निजामत न्यायालय के स्थान पर एक ऐसा ही न्यायालय कलकत्ता में भी स्थापित किया गया। यह न्यायालय गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से मिलकर बनता था। इसकी सहायता के लिए मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती होते थे। कॉर्नवालिस ने 1793 में एक संहिता भी प्रस्तुत की जिसे कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है। 1793 में कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देते हुए एक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार शक्ति पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रसिद्ध सिद्धांत पर आधारित थे। कॉर्नवालिस ने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक किया। कॉर्नवालिस का यह अनुभव था कि कलेक्टर के रूप में किए गए अन्याय का निर्णय कलेक्टर स्वयं न्यायाधीश के रूप में कैसे कर सकता है। इस न्याय व्यवस्था पर जमींदारों और कृषकों का विश्वास नहीं रहेगा। अतः कॉर्नवालिस ने अपनी उक्त संहिता के द्वारा कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली। अब कलेक्टर के पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही शेष रह गई थी। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए जिला न्यायाधीशों की एक नई श्रेणी गठित की गई। इस श्रेणी को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दे दिए गए थे। कर तथा दीवानी मामलों का अंतर समाप्त करके दीवानी न्यायालयों को समस्त दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार दे दिया गया। मुंसिफ की अदालत का अध्यक्ष एक भारतीय अधिकारी होता था और इस अदालत को 50 रुपए तक के मामले सुनने का अधिकार था। इसके ऊपर रजिस्ट्रार का न्यायालय था और इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कोई यूरोपीय व्यक्ति होता था। इसे 200 रुपए तक के मामले सुनने का अधिकार दिया गया और इन दोनों न्यायालयों से अपील नगर अथवा जिला न्यायाधीश के न्यायालय में हो सकती थी। जिला न्यायाधीश सभी दीवानी मामले सुन सकता था। उसकी सहायता के लिए भारतीय विधिवेत्ता होते थे। जिला के अंतर अपील न्यायालयों के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय थे। ये प्रांतीय न्यायालय कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में स्थित थे। इन न्यायालयों में जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती थी। ये न्यायालय जिला न्यायालयों के कार्य का निरीक्षण भी करते थे। इनके परामर्श पर सदर दीवानी न्यायालय किसी जिला न्यायाधीश को निलंबित भी कर सकता था। कुछ मामलों में यह न्यायालय आरंभिक अधिकारिता का भी प्रयोग करता था। इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी कोई यूरोपीय व्यक्ति ही होता था। यह न्यायालय 1000 रुपए तक के मामले सुन सकता था और इसके ऊपर सदर दीवानी न्यायालय था। यह न्यायालय कलकत्ता में स्थित था और 5000 रुपए से अधिक के मामलों की अपील सपरिषद सम्राट के समक्ष हो सकती थी। इसके सदस्य गवर्नर जनरल, उसके पार्षद ये होते थे। उपरोक्त न्यायालयों के संबंध में कार्यविधि के नियम बना दिए गए थे।
और इन न्यायालयों से संबंधित भारतीय अधिकारियों की योग्यता भी निर्धारित कर दी गई थी। इन न्यायालयों में हिंदुओं पर हिंदू तथा मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। इन जिलों में रहने वाले यूरोपीय लोग भी इन दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन कर दिए गए थे। इसी प्रकार सरकारी अधिकारी भी अपने सरकारी कार्यों के लिए इन न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पहली बार कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित किया। इसके बाद दांडिक कानून में सुधार किए गए, यानी रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फौजदारी न्याय व्यवस्था में भी बहुत सारे सुधार किए। जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया। प्रांतीय भ्रमण करने वाली अदालतें दीवानी अदालतों के साथ साथ फौजदारी अदालतों के रूप में भी काम करने लगी। उनकी सहायता के लिए भारतीय काजी और मुफ्ती होते थे। ये न्यायालय मृत्यु दंड भी दे सकते थे, लेकिन इस संबंध में सदर निजामत न्यायालय की पुष्टि आवश्यक थी। सदर निजामत न्यायालय फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करता था और गवर्नर जनरल को क्षमादान या दंड के लघुकरण की अनुमति भी थी। इसके अलावा भी कॉर्नवालिस ने फौजदारी कानून में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए, जिन्हें 1797 ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम के द्वारा प्रमाणित भी किया। दिसंबर 1790 में मुसलमान न्याय अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एक नियम बनाया गया। इस नियम के अनुसार हत्या के मामले में हत्यारे की भावना पर अधिक बल दिया गया, न कि हत्या के अस्त्र और ढंग पर। इसे मृतक की अभिभावकों की इच्छा से क्षमादान या हर्जाना आदि निर्धारित करना बंद कर दिया गया। 1793 में यह तय किया गया कि साक्षी के धर्म विशेष के मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मुस्लिम कानून के अनुसार किसी मुस्लिम व्यक्ति की हत्या से संबंध में अन्य धर्म के व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकते थे। फिर पुलिस प्रशासन में सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों की सफलता हेतु पुलिस प्रशासन में भी बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। कलकत्ता में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। पुलिस अधीक्षक भ्रष्ट हो चुके थे। पुलिस कर्मियों में तत्परता और ईमानदारी लाने के लिए उनके वेतन में वृद्धि की गई। अपराधियों को पकड़ने पर पुरस्कार भी दिए जाने लगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया। अब जमींदार अपने क्षेत्रों में डकैती और हत्या आदि अपराधों के लिए उत्तरदायी नहीं रहे और जिले की पुलिस का भार अंग्रेज दंड नायकों पर डाला गया, यानी मैजिस्ट्रेट पर डाला गया। समस्त जिलों की 400 वर्ग मील के क्षेत्रों में विभाजित किया गया और प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा और उसकी सहायता के लिए अन्य पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही कॉर्नवालिस के द्वारा कुछ करों में भी सुधार किया गया। तो कर व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत बहुत कदम उठाए गए और 1787 में प्रांत को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में एक एक कलेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। राजस्व बोर्ड को कलेक्टरों के कार्य का निरीक्षण करने का भार भी सौंपा गया और 1790 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूमि का स्वामी भी मान लिया। इसके लिए जमींदारों ने एक निश्चित राशि वार्षिक कर के रूप में कंपनी को देना स्वीकार किया। 1793 तक यह व्यवस्था स्थायी बन गई थी। व्यापार में सुधार के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने देखा कि कंपनी के व्यापार विभाग में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अधिकारियों की मिली भगत से यूरोपीय तथा भारतीय ठेकेदार घटिया माल को ऊंची दरों पर कंपनी को बेच रहे हैं। 1773 में गठित व्यापार बोर्ड के सदस्य भी अपनी कमीशन और रिश्वत के कारण इन अनियमितताओं को रोकना नहीं चाहते थे। कॉर्नवालिस ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए व्यापार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी और ठेकेदारों के स्थान पर गुमाश्तों तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों के द्वारा माल लेने की व्यवस्था को स्थापित किया। यह व्यवस्था कंपनी के व्यापार के अंतिम दिनों तक चलती रही। प्रशासन का यूरोपीयकरण। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वभाव से ही भारतीयों का विरोधी था। वह भारतीयों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखता था। अपने इस दृष्टिकोण के कारण उसने
प्रशासन एवं सेना में समस्त उच्च पदों पर यूरोपीय लोगों को नियुक्त कर दिया। इसकी ऐसी नीति बनाई कि उसकी नीति भारतीयों को केवल वही पद देने की थी जिसके लिए अंग्रेज उपलब्ध ना हो। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। मुख्य रूप से कॉर्नवालिस को भारत में एक ऐसी भूमि पर व्यवस्था को खोजने के लिए भेजा गया था जिसमें कंपनी और कृषक दोनों का लाभ हो, और कॉर्नवालिस ने बहुत सोच विचार और गंभीर अध्ययन के बाद बंगाल के लिए एक स्थायी भूमि कर व्यवस्था की स्थापना की। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और जमींदारों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे 1790-91 की कर संग्रह की दर से कंपनी को भूमि अदा करें। भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। 1790 में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। अब व्यवस्था के क्या लाभ हुए? बंगाल की भूमि कर व्यवस्था से कंपनी को कई लाभ हुए, जैसे इससे राज्य की आय निश्चित हो गई, सरकार समय समय पर नई कर व्यवस्था और कर निर्धारण के जटिल कार्य से बच गई। यह माना गया कि इससे कृषि व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। जमींदार अधिकाधिक उपज के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करेंगे, इससे कृषकों को भी लाभ होगा। राजनीतिक रूप से यह माना गया कि इससे राजभक्त जमींदारों का एक संगठित समूह तैयार हो जाएगा और यह समूह कंपनी के हितों की हर प्रकार से रक्षा करेगा, क्योंकि कंपनी ने उनके अधिकारों को सुरक्षित किया था। सामाजिक रूप से यह माना गया कि जमींदार कृषकों के प्राकृतिक नेता के रूप में काम करेंगे, लेकिन इसके साथ ही इस व्यवस्था में कुछ दोष भी थे। व्यवस्था के लागू होने के कुछ ही समय बाद इसके दोष सामने आने शुरू हो गए। जैसे इस व्यवस्था से समाज में उच्च स्तर पर सामंत वर्ग और निम्न स्तर पर दास वर्ग की उत्पत्ति हो गई। भूमि कर का स्थायी बंदोबस्त करते समय भूमि तथा उत्पादन की भावी मूल्य वृद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इससे कृषि योग्य भूमि तथा उत्पादन के मूल्य में जब कई गुना वृद्धि हो गई, तब भी सरकार को कोई अतिरिक्त धन प्राप्त नहीं हो सका। अधिकतर जमींदारों ने अपनी सामंतवादी प्रवृत्ति के कारण कृषकों का शोषण करना शुरू कर दिया, कृषि के विकास या कृषकों की समृद्धि पर नहीं। इस व्यवस्था के द्वारा यद्यपि अंग्रेजों को राजभक्तों का एक समूह प्राप्त हो गया, लेकिन इससे समाज के एक बड़े वर्ग को अंग्रेजों का विरोधी भी बना दिया। अब ऑल ओवर इसका मूल्यांकन। कॉर्नवालिस के सुधारों का आधार वॉरेन हेस्टिंग्स ने तैयार किया था। उसने इन आधारों को लेकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जो लंबे समय तक यथावत जारी रही। उसके शासनकाल को कॉर्नवालिस प्रणाली या 1793 की प्रणाली के रूप से संबोधित किया जाता है। उसने भूमि के पट्टे, न्यायिक तथा पुलिस प्रबंध जैसे अंग्रेजी सिद्धांत और संस्थाएं भारत में लागू की। उसका भारतीयों के प्रति बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण था। उसके द्वारा प्रारंभ की गई उच्च सरकारी पदों पर यूरोपियों की नियुक्ति की व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम दिनों तक ऐसे ही चलती रही। वह प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने भारत में कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित किया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। नमस्कार।